हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजर्विंग इंडिया। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम समझने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा जो एक बिल पास किया गया है। बिल हालांकि उनके सामने रखा गया, पास नहीं किया गया है, उनको पेश किया गया इस बिल को। इस बिल में बोला गया है कि जो भी एमएलएज एंटी डिफेक्शन लॉ में दोषी पाए जाएंगे उनको हम पेंशन नहीं देंगे। जो कि पेंशन दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, जितने भी रिप्रेजेंटेटिव है, लोग, जनता के जो प्रतिनिधि हैं, उनको फिर जब उनका टेन्योर समाप्त हो जाता है, फिर दोबारा वो इलेक्ट नहीं होते हैं, तो उनको पूरे लाइफ टाइम के लिए एक पेंशन, एक मुफ्त राशि तय कर दी गई है। हालांकि इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग बढ़ता और घटता रहता है। खबर ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि, हालांकि हिमाचल के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, और हो सकता है कि नेशनल लेवल पे भी कहीं क्वेश्चन पूछ दिया जाए, लेकिन इससे ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एंटी डिफेक्शन लॉ आखिर होता क्या, उसको समझना ज़्यादा जरूरी है। एंटी डिफेक्शन लॉ, एडीएल को समझना आखिर ये है क्या, ये कब लाया गया था, क्यों लाया गया था, ऐसे कौन कौन सी शर्तें हैं जहाँ पे आप डिफेक्ट हो सकते हैं एज अ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, और इसी के साथ साथ इसमें एक्सेप्शंस क्या है, उन सभी को हम समझने की कोशिश करते हैं। इसका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है उसको भी समझते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि किस तरीके की न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है। तो ये जो पहली न्यूज़ है आप देख पा रहे डेक्कन हेराल्ड की, इसने हेडलाइंस छापा है एज इट इज़, जो मैंने आपको बताया। उसी के साथ साथ बिजनेस टुडे ने भी बोला है कि कोई किसी भी तरीके का पेंशन नहीं दिया जाएगा केंद्र सरकार के द्वारा अगर आप डिफेक्ट होते हो तो। उसी के साथ साथ टाइम्स ऑफ इंडिया में भी एक खबर निकल कर सामने आई है, एनडीटीवी ने भी छापा है, और द शिलोंग टाइम्स ने भी इस खबर को बहुत ही प्रमुखता के साथ छापा है अपने पोर्टल पे। तो ये पूरा का पूरा खबर था जो कि मैंने आपको दिखाने की कोशिश की। अब आते हैं मेन मुद्दे पे, वो है एंटी डिफेक्शन लॉ। तो आखिर है क्या एंटी डिफेक्शन लॉ, इसको समझते हैं। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको दिखना होगा कि इसका डिफिनेशन क्या होता है बेसिकली। तो अगर मैं इसके डिफिनेशन की बात करूँ तो द एंटी डिफेक्शन लॉ इनेक्टेड कर्व फ्रिक्वेंट फ्लोर क्रॉसिंग बाय लेजिस्लेचर। अगर कोई भी जनप्रतिनिधि, कोई भी लेजिस्लेचर अपने विप, जो कि पार्टी के द्वारा विप जारी किया जाता है, उसके अगेंस्ट जाता है तो उसकी सदस्यता जा सकती है। तो क्या ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट था? जी नहीं। इसको 52nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत लेकर आया गया था 1985 में। आप ध्यान रखेंगे कि अभी जो पिछले संडे को एनडीए का पेपर हुआ था, जो कि यूपीएससी ही लेता है, वहां पे एंटी डिफेक्शन लॉ से क्वेश्चन पूछा गया था कि इसको किस स्केड्यूल में रखा गया है क्या? इट प्रोवाइड्स फॉर द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ इलेक्टेड लेजिस्लेचर फ्रॉम द लेजिस्लेचर इन द इंस्टांस वेयर दे वॉलेंटरी स्विच पार्टीज और वोट अगेंस्ट द पार्टीज डायरेक्शन। अगर वो चुनाव जीतने के बाद एक पक्ष से दूसरे पक्ष में चले जाते हैं तो ऐसे में उनको डिफेक्शन का सामना करना पड़ेगा। और इसी के साथ साथ अगर वो पार्टी लाइन से अलग होकर, पार्टी के डायरेक्शन के अलग जाके वोटिंग करते हैं, तो ऐसे हालात में भी उनको डिफेक्शन का सामना करना पड़ेगा। आखिर डिफेक्शन की जरूरत क्यों पड़ी? तो इसके लिए बहुत ही फेमस एक लेजेंड चलता है कि हरियाणा के एक नेताजी थे जिनका नाम था गया राम। उनके नाम एक रिकॉर्ड है कि उन्होंने एक दिन में 3 पार्टियां बदली थी। जब वो सुबह उठे तो पहले कांग्रेस में थे, कांग्रेस को छोड़कर किसी और पार्टी में गए, उसके बाद दोपहर तक वो किसी और पार्टी में गए, और शाम तक वापस कांग्रेस में आ गए। उस वक्त एक कहावत चल पड़ी, आया राम और गया राम, मतलब कि उन्होंने एक दिन में इतनी पार्टियां बदल दी कि इससे एक कंसर्न निकल कर सामने आया कि अगर इस तरीके से जनप्रतिनिधि पार्टियां बदलते रहेंगे तो जनता के बीच उनका क्या एथिकल वैल्यू रह जाएगी, मॉरल वैल्यू रह जाएगी। इसको रोकने के लिए क्या किया गया था? एंटी डिफेक्शन लॉ लेकर आ गया था 1985 में, जब राजीव गांधी वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द नेशन। डिस्क्वालिफिकेशन कैसे किया जा सकता है, किस आधार पे कोई भी जनप्रतिनिधि क्या हो सकता है, डिस्क्वालीफाई हो सकता है? सबसे पहले या तो अगर वो अपना वॉलेंटरी गिव अप करता है, मतलब ये कि किसी पार्टी का सदस्य, मान लो कोई एक्स पार्टी का सदस्य है, वो जीत कर आ गया, विक्ट्री मिल गई इसे, अब यहाँ से बोल रहा है कि मैं एक्स पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दूंगा, तो ये विधानसभा या फिर लोकसभा की सदस्यता उसकी खत्म मानी जाएगी। इसी के साथ साथ रवि एस नायक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस है 1994 का, आपको याद रखना है। राजेंद्र सिंह राणा वर्सेस स्वामी प्रसाद मौर्य एंड अदर्स है 2007 का। ये कुछ इंपॉर्टेंट केसेज हैं जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही अच्छे ऑब्जर्वेशंस दिए। अब देखिए, पूरा का पूरा एंटी डिफेक्शन लॉ यहाँ पे नहीं पढ़ाया जा सकता है, हम एक ग्लिम्प्स दे सकते हैं आपको, क्योंकि ये करंट अफेयर्स की सीरीज है तो हम ज़्यादा कुछ यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते। वोट्स और अब्सटेन फ्रॉम वोटिंग इन द हाउस, तो वहाँ से भी आपको क्या हो सकता है, डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है। इंडिपेंडेंटली इलेक्टेड ज्वाइंस एनी पॉलिटिकल पार्टी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई इंडिपेंडेंट है, कोई निर्दलीय व्यक्ति है, किसी भी पार्टी से नहीं लड़ता है, अगर चुनाव जीत जाता है उसके बाद किसी पार्टी को ज्वाइन करता है
तो क्या माना जाएगा, डिस्क्वालीफाइड माना जाएगा। आगे चलते हैं, इसके कुछ एक्सेप्शंस भी है। 91st अमेंडमेंट करके एक अमेंडमेंट इसमें किया गया था कि 2/3 अगर एक साथ जाता है किसी टोटल चुने गए सांसदों में से, मान लेते हैं एक पार्टी है एक्स, इसके 30 विधायक चुने गए या फिर सांसद चुने गए, इसमें से अगर 20 किसी पार्टी में मिलना चाह रहे हैं या फिर एक अलग गुट बनाना चाह रहे हैं, वैसे में उनका क्या होगा, उनकी सदस्यता नहीं जाएगी। ऐसा 91st अमेंडमेंट में लाया गया था 2003 में। लिस्ट 2/3 वही बात लिखा गया यहाँ पे, ओरिजिनल पार्टी एग्री टू द मर्जर। अगर मर्जर में ये लोग इन्वॉल्व होते हैं तो ऐसे में क्या किया जाएगा, इनकी सदस्यता नहीं जाती। अब चलते हैं अगले स्लाइड के ऊपर। तो अगले स्लाइड के ऊपर अगर हम चले तो हमको देखने को मिलेगा कि बैलेंसिंग स्टेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, किस तरीके से अकाउंटेबिलिटी को बैलेंस किया जाता है इसमें। तो एग्जेम्प्टिंग मर्जर को आप अलाउ करेंगे। पब्लिक इंटरेस्ट कंसिडरेशन, अगर कोई भी चीज़ पब्लिक के इंटरेस्ट में हो तो आपको उसको कंसिडर करना पड़ेगा। और राइट टू डिसेंट का अधिकार दिया गया है जनप्रतिनिधियों को, रिप्रेजेंटेटिव्स को, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स को, हमारे लेजिस्लेचर को। तो ये पूरा लेक्चर था जिसमें कि हमने समझने की कोशिश की जो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा बिल पास किया गया है, जिस बिल में बोला गया है कि अगर कोई व्यक्ति एंटी डिफेक्शन लॉ के अंतर्गत आता है तो उसकी जो पेंशन है उसको रोक दिया जाएगा। इससे पहले हालांकि इस तरह का कोई बिल नहीं आया है, किसी भी तरीके का एक्ट पास नहीं किया गया है और भी कहीं इस तरह का कोई नज़ीर देखने को नहीं मिलता है। तो आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।